हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे MPCHO, CRPF, ESIC एंड नोरसेट, और इनके रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हम कर चुके हैं इसके 21 सेशन, और 21 सेशन के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आज स्टार्ट करने वाले हैं इसका 22 नंबर यानी 22 नंबर सेशन। और इसके अंदर स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन्स के रिगार्डिंग। जितने भी वैक्सीन्स ऑल ओवर वैक्सीनेशन शेड्यूल है, आपने देखा होगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा आपने कॉलेज टाइमिंग पे, और उस वैक्सीन शेड्यूल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी रिगार्डेड क्वेश्चन हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन सारे वैक्सीन्स को अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल से। उनसे जो भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है आपको। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसके रिगार्डिंग या डेली अपनी जो लाइव सेशन चलते हैं, लाइव क्लासेस आती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनको इजीली देख पाएँ। तो चलते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर सेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ऑल ओवर जितने वैक्सीन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, क्लास को, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और आज के इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे थे और इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं वैक्सीन्स के रिगार्डिंग। जितने भी ऑल ओवर वैक्सीन्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वैक्सीन्स के रिगार्डिंग, वैक्सीनेशंस के रिगार्डिंग, और साथ ही इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अपन आज की क्लास के अंदर रिकवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस को, सारे वैक्सीन्स को अपन आज की क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन, इसके अंदर अपन इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वैक्सीन्स, और वैक्सीनेशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वन बाय वन उनके वैक्सीन्स के नाम और उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट वन देख लीजिएगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आपने नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा इसके बारे में काफ़ी बार। UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या फिर NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और आपने देखा होगा, आप जब कॉलेज टाइमिंग से होंगे, कॉलेज टाइमिंग में अभी भी जो भी देख रहे हो कॉलेज टाइमिंग में होंगे, तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा। उसके अलावा आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वैक्सीन्स के रिगार्डिंग आपने कुछ पढ़ा होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस वगैरह आपने पढ़ी होगी। उसके अलावा अदर आपने CHN के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आपने देखा होगा, OBG के अंदर भी कुछ पार्ट के अंदर आपने इसको देखा होगा। तो आई थिंक आप सबको इसके बारे में नॉर्मली सब बातें याद होगी। और हम इस सेशन के अंदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से आपका इनका फुल फॉर्म तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग नॉर्मल आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग WHO या WHO ने जो EPI मीन्स आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और सुना होगा। EPI दैट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी कह सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि EPI है जो कि कब स्टार्टेड हुआ था या कब इस्टेब्लिश हुआ था, कह सकते हैं। तो EPI स्टार्टेड एट 1974, और उसके रिगार्डिंग मैंने लास्टली कुछ दिनों से क्वेश्चंस मैंने डाले थे अपने फेसबुक पेज पर भी, मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डाले थे। इंस्टाग्राम पेज पर भी मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डाले थे, और जो अपना ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डाले थे। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इसके जवाब भी दिए थे और काफ़ी अच्छे जवाब दिए थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने है 1974 इज़ करेक्ट आंसर। EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन दैट स्टार्टेड एट
1974। याद रहे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रहे, भूलना नहीं है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन दैट स्टार्टेड एट 1974। याद रखे, WHO की बात की जा रही है, यहाँ पर WHO की बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं की जा रही है। याद रहे, WHO के अकॉर्डिंग या WHO ने EPI को स्टार्टेड किया था, फर्स्ट वन एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन नाम देकर, और कब किया था? 1974 के अंदर ये स्टार्टेड हुआ था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट रखा, यानी 1978 के अंदर इसके बारे में और ज़्यादा डीपली जानकारी दी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम चेंज कर दिया, EPI नाम इसका पहले था, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम चेंज कर दिया और UIP रख दिया। UIP दैट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP दैट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको रीनेम कब किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? दैट इज़ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो EPI था उसको UIP नाम कब कन्वर्ट किया या रीनेम कब किया? दैट इज़ योर क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। याद रहे, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले EPI था, ठीक है, EPI था यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन था, उसको रीनेम कब किया? दैट इज़ योर आंसर इज 1985। योर करेक्ट आंसर इज 1985, दैट इज़ राइट आंसर। याद रहे, क्वेश्चंस का आंसर याद रहे 1985 योर आंसर। 1985 के अंदर EPI से नाम चेंज करके क्या रख दिया? UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया। याद रहे, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए। फर्स्ट वन क्वेश्चन कि EPI कब स्टार्टेड हुआ, तो 1974 के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रीनेम कब किया, यानी EPI से UIP कब किया? दैट इज़ योर आंसर इज 1985। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि UIP जो अपन पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंदर किस किस को इम्यूनाइज किया जाता है, यानी किस किस को वैक्सीन्स दिया जाता है। दैट इज़ योर क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और याद रहे, राजस्थान CHO के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था कि किस किस को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत या उसके अंडर वैक्सीनेटेड किया जाता है, वैक्सीन्स दिया जाता है। दैट इज़ प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड, उसके अलावा इन्फेंट, यानी तीनों के अंदर इसको इन्वॉल्वमेंट रखा जाता है, यानी तीनों को इम्यूनाइज किया जाता है। याद रहे क्वेश्चन, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर किस किस को इम्यूनाइज किया जाता है, याद रहे। और स्पेशली CHOs के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो याद रहे प्रेग्नेंट लेडी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट रहता है और इन्फेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं। जो इम्यूनाइजेशन करवाते हैं यानी वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो कितनी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, कितनी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाते हैं? आपका आंसर होगा 6 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। लेकिन अभी ये रिसेंटली चेंज हो गया है, अब इसके अंदर 7 और 8 किलर डिजीज़ अपन इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है उसके अंदर आंसर अभी तक यही माना जा रहा है कि 6 किलर डिजीज़ अभी प्रेजेंटली अपन याद रखना है, ठीक है। यानी इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत, इम्यूनाइजेशन के अंडर कितनी डिजीज़ को वैक्सीनेटेड किया जाता है, कितनी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है, दैट इज़ योर आंसर इज 6 किलर डिजीज़। और 6 किलर डिजीज़ हैं, कौन कौन सी हैं वो अपन इसके रिगार्डिंग प्रीवियसली क्लास के अंदर काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, तो उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अभी याद रहे, 6 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। और अभी धीरे धीरे ये चेंजेस हो रहा है, 7 और 8 किलर डिजीज़ हो गया है। लेकिन बट अभी तक आपको ये क्वेश्चंस याद रखना है कि मोस्टली 6 किलर डिजीज़ योर आंसर इस करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखें, इम्यूनाइजेशन कितनी डिजीज़ के अगेंस्ट करवाया जाता है, दैट इज़ योर आंसर इज 6 किलर डिजीज़।
ठीक है। तो ये नॉर्मली जो क्वेश्चन थे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग जो कि आपको याद रखने हैं, 4-5 क्वेश्चन अपन ने अभी तक डिस्कस किए और याद रखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चंस हैं रिपीट हुए हैं एज इट इज़ ऐसा कि ऐसे। यानी ईपीआई कब स्टार्टेड हुआ, दैट इज़ योर आंसर 1974। उसके बाद ईपीआई से यूआईपी कब रीनेम किया गया, तो 1985 योर आंसर। यूआईपी के अंडर यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर किस किस को इम्यूनाइज किया जाता है, दैट इज योर आंसर इज प्रेग्नेंट लेडी, चाइल्ड और इन्फेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन कितनी डिजीज कंडीशन के अंडर या कितनी डिजीज के अगेंस्ट करवाते हैं, तो दैट इज योर आंसर इज 6 किलर डिजीज। और अभी वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और 7 और 8 डिजीज भी हैं, बट अभी तक आपको याद रखना है 6 किलर डिजीज मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन इन सभी वैक्सीन्स की, जिसके बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि कौन कौन सी वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन थी, किल्ड वैक्सीन थी, टॉक्सोइड अपन ने पढ़ी थी, उसके अलावा कंबाइंड पढ़ी थी, रिकॉम्बिनेंट पढ़ी थी, फ्रीजर पढ़ी थी और फ्रीज्ड वैक्सीन पढ़ी थी। सारी वैक्सीन अपन ने पढ़ी थी और उनको अब अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी वैक्सीन है, किसके अंदर दी जाती हैं, कौन सा रूट उसमें लिया जाता है, कितना डोज उसमें दिया जाता है, कितना एज लिमिट मैक्सिमम उसका है, सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो भी वैक्सीन्स हैं इन्वॉल्व हैं उन सबको अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट वैक्सीन अपन स्टार्ट करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन टारगेट लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आप सबको पता है टीटी इंजेक्शन लगाते हैं, यानी टीटी का वैक्सीन्स लगाते हैं। टीटी मीन्स टिटनस टॉक्सोइड। टीटी मीन्स टिटनस टॉक्सोइड जो वैक्सीन्स लगाते हैं वो आप याद रखें। कब लगाते हैं, कितना डोज लगाते हैं, कितना डोज उसका है, कि कौन सा रूट यूज़ करते हैं वो आपको याद रखना है। इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रहे। टीटी का जो डोज लगाते हैं प्रेग्नेंट लेडी की अपन बात कर रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो टीटी के इंजेक्शन लगाते हैं, टीटी के वैक्सीन्स लगाते हैं, दैट योर आंसर इज 2 डोज। कितनी डोज लगाते हैं, 2 डोज लगाई जाती हैं। अब वो दो डोज हैं, कब कब लगाई जाती है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। याद रहे प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितने डोज लगाते हैं, 2 डोज लगाते हैं। अब वो 2 डोज कब कब लगाते हैं देखिए। फर्स्ट वन डोज जो लगाते हैं वो अर्ली इन डिटेक्शन इन प्रेगनेंसी, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी का डिटेक्शन हो जाता है कि हाँ लेडी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट डोज उसको टीटी का लगा दिया जाता है। फर्स्ट डोज उसको टीटी का लगा दिया जाता है। उसके बाद सेकंड डोज हैं वो आफ्टर 4 वीक या 1 मंथ बाद लगाते हैं। यानी जनरली अपन ने पढ़ा था लास्ट सेशन में और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि यदि सेम वैक्सीन्स आप दे रहे हैं तो 2 जो सेम वैक्सीन्स आप दे रहे हैं तो उनके बीच का जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, 4 वीक जनरली होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 4 वीक जनरली उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए। और 4 वीक्स मीन्स कह सकते हैं 1 मंथ का उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, जो कि अपन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको ज़रूर देखिए एक बार। तो 2 डोज है जो कि लगाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को टीटी के। टीटी मीन्स टिटनस टॉक्सोइड के 2 डोज लगाते हैं। फर्स्ट डोज जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी का फाइंड आउट होता है, आइडेंटिफाई होती हैं या डिटेक्शन मिलता है, तो फर्स्ट डोज उसको टीटी का लगा देते हैं। सेकेंड डोज उसके 4 वीक के बाद लगाते हैं। कितने वीक के बाद, 4 वीक के बाद, या फर्स्ट डोज जैसे लगाई है उससे 4 वीक बाद उसको लगाते हैं, यानी कह सकते हैं 1 मंथ बाद उसको लगाते हैं। याद रहे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने कल भी जैसे लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि राजस्थान सीएचओ के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक लेडी हैं जो कि 4 वीक पर आपके पास आती हैं, 4 वीक पर आपके पास आती हैं, उसको आपने फर्स्ट डोज लगा दिया था, टीटी का फर्स्ट डोज है जो कि एडमिनिस्टर कर दिया था। अब वही लेडी आपके पास आती हैं 8 मंथ पर आती हैं। ठीक है, किस पर आती हैं, 8 मंथ पर आती हैं। 8 वीक नहीं लिखा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर, 8 मंथ लिखा है। तो आपका क्या डिसीजन रहेगा कि आप उसको डोज लगाएंगे, डोज नहीं लगाएंगे, या डोज लगाने के बाद एक और डोज लगाने को बोलेंगे, यानी फिर से आने को बोलेंगे, क्या आपका डिसीजन रहेगा। और उस कंडीशन में जो बिल्कुल राइट आंसर था दैट इज़ योर आंसर इज़ कि आप डोज लगाएंगे, यानी टिटनस टॉक्सोइड उसको लगाएंगे, क्योंकि
कम से कम जो इंटरवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 वीक का होना चाहिए। और यहाँ पर लेडी फर्स्ट टाइम आई थी 4 वीक पर और नेक्स्ट टाइम आई है 8 मंथ पर, और यहाँ 4 वीक से भी ज़्यादा इंटरवल है तो आप उसको डोज लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर भी यही था। और फाइनली जो आंसर मिला था, फाइनली जो आंसर माना था वो भी यही माना था। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, टीटी के डोज के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि 2 डोज इसको लगाएंगे, लेडी को 2 डोज लगाएंगे। एक तो डिटेक्शन इन प्रेगनेंसी और दूसरा लगाएंगे 4 वीक बाद, यानी आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज, या फिर 1 मंथ के बाद उसको डोज लगाएंगे। अब बात करें कि इसका डोज कितना रखेंगे। टीटी के जो 2 वैक्सीन अपन लगाएंगे, 2 डोज अपन लगाएंगे, तो उसमें डोज कितना रखेंगे, यानी 1 टाइम जो डोज अपन लगाएंगे वैक्सीन का वो कितना रखेंगे। दैट इज़ योर आंसर इज 0.5 ml रखेंगे। कितना रखेंगे, 0.5 ml। योर आंसर 0.5 ml डोज रखते हैं अपन टीटी का, याद रहे। उसके बाद रूट आपसे पूछा जा सकता है कि टीटी का जो डोज अपन लगाते हैं, टीटी जो वैक्सीन लगाते हैं उसका रूट कौन सा होता है, यानी किस रूट से उसको लगाते हैं। दैट इज़ योर आंसर इज IM रूट। और IM रूट मीन्स आप सबको पता है इंट्रामस्कुलर रूट। क्या, इंट्रामस्कुलर रूट से आप उसको लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे, दैट इज़ अपर आर्म पर लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे, अपर आर्म पर, यानी कह सकते हैं डेल्टोइड मसल्स पर आप वैक्सीन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, डेल्टोइड मसल्स पर आप वैक्सीन लगाएंगे। अपर आर्म पर डेल्टोइड मसल्स प्रेजेंट होती है, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, नॉर्मली बातें हैं तो आप सबको पता होगा। तो 2 डोज वैक्सीन्स लगाएंगे एक प्रेग्नेंट लेडी को। फर्स्ट डोज लगाएंगे अर्ली डिटेक्शन प्रेगनेंसी, सेकेंड डोज लगाएंगे आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज या 1 मंथ, यानी 1 मंथ के बाद लगाएंगे। डोज कितना रखेंगे, दैट इज़ योर आंसर 0.5 ml। रूट कौन सा लेंगे, दैट इज़ योर आंसर IM रूट। और अपर आर्म यानी डेल्टोइड मसल्स पर लगाएंगे। और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं डोज। देखिए डोज है दोनों में सेम रहेगी, यानी फर्स्ट डोज अपन लगा रहे हैं तब भी आपकी डोज 0.5 ml रहेगी। सेकेंड डोज आप लगा रहे हैं तब भी आपकी डोज हैं वो 0.5 ml ही रहेगी। रूट भी सेम रहेगा, जो IM रूट हैं यानी डेल्टोइड मसल्स पर आप लगा रहे हैं, और सेकंड डोज भी आप डेल्टोइड मसल्स पर ही लगाएंगे। यानी दोनों में कॉमन बातें हैं ये, डोज भी सेम रहेगी, रूट भी सेम रहेगा। बट फर्स्ट डोज आपको अर्ली डिटेक्शन लगा देना है, सेकेंड डोज आपको 4 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद आपको लगाना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक कंडीशन और आ जाती है कि जैसे आप सपोज कीजिएगा एक लेडी हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, उसकी डिलीवरी हो चुकी है, लेडी की डिलीवरी हो चुकी है और विद इन 3 ईयर में वो वापस से प्रेग्नेंट हुई है, विद इन 3 ईयर वो वापस से प्रेग्नेंट हुई है। दैट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वापस से वही लेडी, अपन उससे हिस्ट्री पूछेंगे, वो उसके पास जो कार्ड वगैरह होते हैं उसमें हिस्ट्री वगैरह लिखी रहती हैं, अपन उससे भी पूछ लेते हैं। तो उससे पूछते हैं तो अपने को पता चलता है कि विद इन 3 ईयर ये वापस प्रेग्नेंट हुई है। दैट यूर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक न्यू रिकमेंडेशन आपको याद रखना है। पहले ये रिकमेंडेशन नहीं था, अभी ये न्यू रिकमेंडेशन आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू स्ट्रेटजीज रिकमेंड की है कि यदि ऐसा पाया जाता है कि जो लेडी हैं पहले प्रेग्नेंट हुई थी, उसको दोनों डोज लगे थे और विद इन 3 ईयर वो वापस से सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती हैं, तो उसके अंदर जो टीटी का अपन डोज लगाते हैं, टीटी का जो वैक्सीन लगाते हैं वो केवल 1 डोज ही लगाते हैं। कितना लगाते हैं, केवल 1 डोज ही लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं, जब आपको हिस्ट्री ये पाई जाती है। यदि आपको टीटी इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री मिलती है, प्रीवियस हिस्ट्री आपको मिलती है कि पहले भी इसको वैक्सीन लगे हुए हैं प्रेगनेंसी टाइम पे, तो उसको केवल 1 डोज आप लगाएंगे और 1 डोज इज़ बूस्टर डोज आप लगाएंगे। कौन सा डोज लगाएंगे, बूस्टर डोज आप लगाएंगे। और डोज के अंदर जो अमाउंट होगा वो आप देख लीजिएगा। डोज के अंदर जो अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, जो पहले था 0.5 ml था, अभी भी वो वही रहेगा। रूट भी सेम रहेगा, रूट जो IM था वही डेल्टोइड मसल्स पर लगाना है, डोज वही 0.5 ml ही लगाना है। लेकिन बूस्टर डोज ये हैं और सिंगल डोज आप लगाएंगे यदि ऐसी प्रीवियस हिस्ट्री आपको मिलती है, यानी कि लेडी विद इन 3 ईयर वापस से प्रेग्नेंट होती हैं और उसमें ऐसी हिस्ट्री मिलती है। तो ये न्यू रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ऐसी कंडीशन में
लेडी को केवल बूस्टर डोज लगाई जाएगी, टिटेनस टॉक्सोइड की केवल बूस्टर डोज लगाई जाएगी और सिंगल डोज लगाई जाएगी। सिंगल डोज के अंदर जो डोज होगी 0.5 ml होगी और रूट जो होगा वो IM होगा यानी इंट्रामस्कुलर होगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात की टिटेनस टॉक्सोइड के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो टिटेनस टॉक्सोइड के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ा है और प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर अभी तक आपने ये पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की। अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की और नेक्स्ट वैक्सीन है इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट वैक्सीन है इन्फेंट के अंदर, यानी इन्फेंट किसको कहते हैं, एज ग्रुप मैंने आपको बताए हुए लास्ट लेक्चर के अंदर कौन से स्टेज में, यानी आफ्टर डिलीवरी जो बेबी रहता है कितने टाइम तक वो न्यूबॉर्न रहता है, देन कितने टाइम तक वो इन्फेंट रहता है, देन कितने टाइम तक वो टोडलर होता है, देन कितने टाइम तक वो प्री स्कूलर होता है, देन कितने टाइम तक वो स्कूलर एज होती है, देन कितने टाइम वो एडल्टहुड में रहता है। सारे स्टेजेस मैंने बताए हुए, तो प्रीवियस लेक्चर है जो कि ज़रूर देखिए एक बार, ताकि आप सबको उनके बारे में पता चले। अभी अपन बात करने वाले हैं इन्फेंट एज की, और इन्फेंट एज के अंदर अपन वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे फर्स्ट वैक्सीन अपन डिस्कस करेंगे BCG वैक्सीन। और BCG वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो याद रखिए, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। तो याद रखिए, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करते हैं BCG वैक्सीन्स के रिगार्डिंग। और BCG वैक्सीन्स के रिगार्डिंग आप देखिए, BCG वैक्सीन है जो कि कब दी जाती हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पर से बन जाता है कि BCG वैक्सीन को कब एडमिनिस्टर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका तैयार है। तो एट बर्थ ये BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। एट बर्थ यानी अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है आफ्टर बर्थ ये एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, तो अर्ली एज पॉसिबल BCG वैक्सीन है जो कि एडमिनिस्टर कर देते हैं। याद रहे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। BCG वैक्सीन कब एडमिनिस्टर किया जाता है, तो एट बर्थ ये एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके अलावा अर्ली एज पॉसिबल यदि आपको ऑप्शन मिलता है तो दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। दैट ऑप्शन कब अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही डिलीवरी हुई, जैसे ही बर्थ हुआ उसको वैक्सीन लगा दिया जाएगा BCG का। ठीक है, तो याद रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार है। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BCG जो वैक्सीन है वो कितने टेम्परेचर पर स्टोर रखते हैं। BCG वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर रखते हैं, दैट इज़ यूअर आंसर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्लस के अंदर है, ये दोनों वैल्यू प्लस के अंदर हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, माइनस नहीं है, दोनों वैल्यू हैं जो कि प्लस के अंदर है। यानी 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर BCG वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है। याद रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रहे। आगे बात करते हैं जो BCG वैक्सीन है दैट इज़ ड्राइड फॉर्म और ड्राइड वैक्सीन। ठीक है, कह सकते हैं अपन जो BCG वैक्सीन है ड्राइड फॉर्म में होती हैं, यानी पाउडर फॉर्म में ये होती हैं। ड्राइड वैक्सीन है और इसको डाइल्यूट करना होता है आपको किसी सॉल्यूशन के अंदर, और दैट इज़ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, ये आपके क्वेश्चंस आ चुका है और अभी रिसेंटली भी ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं। दैट इज़ योर आंसर इज NS, यानी नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं। कौन सा नॉर्मल सेलाइन आप यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मल सेलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, दैट इज़ योर आंसर इज सोडियम क्लोराइड NaCl। दैट इज़ योर आंसर टू डिजोल्व और टू डाइल्यूट द BCG वैक्सीन, टू डाइल्यूट द BCG वैक्सीन। दैट इज़ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस। याद रखें कि BCG वैक्सीन्स को डाइल्यूट किस सॉल्यूशन के अंदर करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका आंसर बनेगा नॉर्मल सेलाइन। अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता है दैट इज़ योर आंसर इज सोडियम क्लोराइड। याद रहे, किसको डिजोल्व करना है, BCG वैक्सीन को डिजोल्व करना है, और BCG वैक्सीन को डिजोल्व करना है तो नॉर्मल सेलाइन आप यूज़ करेंगे डाइल्यूट के रूप में। वो ऑप्शन में नहीं मिलता है, दैट इज़ योर आंसर इज सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl आपका आंसर होगा। याद रहे, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो याद रहे, भूलना नहीं है।
अब आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चन मैंने बोला, जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग और आज के इस सेशन के अंदर, वो हर लाइन हर पॉइंट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोज के रिगार्डिंग। तो इसकी डोज है कितनी देते हैं वो आपको याद रखना है, और वो डिपेंड करता है कि आप डोज कब दे रहे हैं, यानी वैक्सीन कब दे रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। यानी यदि आप वैक्सीन को देते हैं 1 मंथ से पहले तो उसका कुछ डोज अलग रहता है, और 1 मंथ के बाद आप वैक्सीन को देते हैं तो उसका डोज कुछ और रहता है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, 2 कंडीशन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। फर्स्ट कंडीशन अप टू 4 वीक या 1 मंथ, यानी बर्थ से लेकर 1 महीने तक की यदि अपन बात करें, यानी आफ्टर बर्थ और 1 मंथ तक। ठीक है, यानी कह सकते हैं अप टू 4 वीक या फिर 1 मंथ जो डोज रहेगा वो रहेगा 0.05 ml। क्या डोज रहेगा? 0.05 ml इसका डोज रहेगा। याद रहे किसकी बात कर रहे हैं अपन? BCG वैक्सीन की बात कर रहे हैं, और इन्फेंट के अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो इन्फेंट के अंदर जो डोज रहेगा BCG वैक्सीन का, तो अप टू 4 वीक तक, यानी 4 वीक तक या 1 मंथ तक का जो इसका डोज रहेगा वो रहेगा 0.05 ml। कितना रहेगा? 0.05 ml रहेगा। और 1 महीने यानी 1 मंथ से लेकर टिल 1 ईयर तक, ठीक है, 1 मंथ से 1 ईयर तक जो इसका डोज रहेगा, दैट इज योर आंसर इज 0.1 ml। कितना? 0.1 ml योर आंसर, और करेक्ट आंसर है। याद रहे दोनों कंडीशन में आपसे डोज पूछी जा सकती हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि कोई बेबी है, कोई मदर है, कोई लेडी आती हैं और उसके पास है 2 वीक का कोई इन्फेंट वो लेकर आती हैं, 2 वीक का बच्चा उसके पास है, और वो किसके लिए आई है? वैक्सीनेशन के लिए आई है, या अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आफ्टर बर्थ उसको कितना डोज लगाएंगे? दैट इज़ योर आंसर। जैसे ही बर्थ हुआ उसको डोज लगाएंगे 0.05 ml। और उसके बाद यदि एक लेडी है जो कि 1 मंथ आफ्टर वो आती है, यानी एट बर्थ उसको कोई किसी रीजन से उसको वैक्सीन नहीं लग पाया है, और 1 महीने बाद वो आती हैं, तो उसका डोज आप कितना लगाएंगे? दैट इज़ योर आंसर 0.1 ml आप लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 0.1 ml आप लगाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक और समझ आ गया होगा। 2 डोज यहाँ पर मैंने बताई, यानी 1 महीने तक, बर्थ से लेकर जन्म के बाद 1 महीने तक यदि बात की जाए आपसे, 1 मंथ तक बात की जाए, दैट इज़ योर आंसर इज 0.05 ml, यानी 0.05 ml आपका डोज रहेगा। और 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की बात करें, दैट इज़ योर आंसर इज 0.1 ml, यानी 2 डोज आपके पास हो गई। दोनों डोज आपको याद रखनी है। अब और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपके एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने डिजोल्व की 1 वायल, ठीक है, यानी 1 ml आपने डिजोल्व किया वैक्सीन्स का। यदि आप डोज बना रहे हो 0.05 ml के अकॉर्डिंग, यानी 0.05 ml कब देते हैं? 4 वीक तक। कब देते हैं? 4 वीक तक, यानी 4 वीक तक के चाइल्ड को, 4 वीक तक के बच्चे को आप वैक्सीन्स दे रहे हैं, तो कितने डोज उससे बनेंगे? दैट इज़ योर आंसर इज 20 डोज बनेंगे। कितने डोज बनेंगे? 20 डोज बनेंगे। यानी आप डोज बना रहे हो 0.05 के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर डोज बनेंगे 20 डोज। और यदि आप डोज बना रहे हो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बच्चों के लिए, तो डोज बना रहे हो आप 0.1 ml के अकॉर्डिंग, तो आपका जो डोज बनेगा दैट इज़ योर आंसर इज 10 डोज। दोनों आपको याद रखना है, दोनों के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी डोज यदि 0.05 के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आंसर होगा आपका 20 डोज, और डोज आप 0.1 ml के अकॉर्डिंग बना रहे हो, दैट इज़ योर आंसर इज 10 डोज। दोनों आपको याद रखना है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे, जिससे आगे सभी कैंडिडेट्स को इनके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ अपन बात कर रहे हैं उनके बारे में पता चल जाए, उनके बारे में वो भी पढ़ सके, उनको भी इनके रिगार्डिंग बेनिफिट हो सके। चलिए आगे अपन बात करते हैं BCG के रिगार्डिंग। हमने अभी तक बात की कि इसको टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा उसके अंदर डाइल्यूएंट, यानी उसको डिजोल्व किसके अंदर करते हैं? नॉर्मल सेलाइन और सोडियम क्लोराइड के अंदर उसको
डिजोल्व करते हैं। उसके बाद की अपन ने उसके डोज के बारे में। अब आगे उसके बाद अपन बात करते हैं कि बीसीजी वैक्सीन को एक बार जब आप डाइल्यूट कर देते हैं, बीसीजी वैक्सीन को आप डिजोल्व कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो उसको कितने टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो याद रखना है और किसी भी कंडीशन में आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रिपीटेडली एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है। यानी जैसे आपने वैक्सीन्स को डिजोल्व कर दिया, यानी कि डाइल्यूट कर दिया, अब उसको आपको कितने टाइम तक यूज करना है, दैट इज़ योर आंसर 4 आवर। और इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बीसीजी वैक्सीन को यदि आपने डाइल्यूट कर दिया है तो विदिन 4 आवर 4 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको यूज़ करना होगा, अदरवाइज उसको आपको डिस्कार्ड करना होगा। ये आपका राइट आंसर है, भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका रूट क्या होगा। तो इसका रूट आप याद रखना है, आईडी रूट से इसको लगाते हैं। किस रूट से? आईडी रूट से। आईडी मीन्स इंट्राडर्मल। आईडी मीन्स कौन सा रूट है? इंट्राडर्मल रूट है। कौन सा रूट है? इंट्राडर्मल रूट है। कहाँ पर लगाते हैं इसका साइट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर लगाते हैं इसका साइट भी आपको पता होना चाहिए। रूट मैंने आपको बताया, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए कितना गोज का सिरिंज लगाते हैं, कितनी गोज की निडिल यूज करते हैं, कौन सी सिरिंज यूज करते हैं। तो आप सबको पता है ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज आती है वैसी सिरिंज आपको यूज करनी है। 26 गोज की सिरिंज आप यूज करेंगे। कितने गोज की सिरिंज? 26 गोज की आप सिरिंज यूज करेंगे। आप सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखें, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अपने रूट की बात की कि इंट्राडर्मल रूट आप चॉइस करते हैं, यानी आईडी रूट से आप लगाते हैं, लेकिन कौन से आर्म पर लगाते हैं? तो लेफ्ट आर्म पर लगाते हैं। आपने भी देखा होगा और आपने भी वैक्सीनेशन किया होगा बच्चों का, तो लेफ्ट आर्म पर बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। इन्फेंट के अंदर कहाँ पर लगाई जाती हैं? लेफ्ट आर्म पर लगाई जाती हैं। रूट कौन सा लगाते हैं? दैट इज़ योर आंसर आईडी रूट, यानी इंट्राडर्मल रूट लगाते हैं। और डोज अपन ने बात की, 2 डोज अपन लेते हैं, 0.05 ml डोज लेते हैं और 0.1 ml डोज अपन लेते हैं। दोनों के बारे में मैंने आगे डिटेल से भी बताया, आप सबको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन में। आगे अपन बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन्स के रिगार्डिंग ही, और बीसीजी वैक्सीन्स के रिगार्डिंग ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखना है कि बीसीजी वैक्सीन का मैक्सिमम एज लिमिट क्या होता है। तो बीसीजी वैक्सीन का जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है, दैट इज़ योर आंसर इज मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ बीसीजी दैट इज़ 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर यदि किसी बच्चे को वैक्सीन्स लगा दिया गया है, 1 साल के अंदर अंदर यदि वैक्सीन्स लग गया है तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर उसको वैक्सीन्स नहीं लगाते। यानी 1 साल के अंदर अंदर हैं बीसीजी वैक्सीन्स लगना ज़रूरी है, नहीं लगता है तो फिर उसको बाद में नहीं लगाते। तो एज लिमिट भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो आपको याद रखनी है। कितनी एज लिमिट है? 1 ईयर इसका एज लिमिट है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बीसीजी के रिगार्डिंग। आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन, और नेक्स्ट वैक्सीन है आपके सामने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ये कब लगाते हैं? बात कर रहे हैं अपन इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर बात कर रहे हैं। और हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो भी एट बर्थ लगाते हैं। ठीक है, कब लगाते हैं? ये भी बर्थ लगाते हैं, एट बर्थ लगाते हैं। सेम सिचुएशंस रहेगी, सेम पॉइंट रहेगा, एट बर्थ लगाते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल लगाते हैं। यानी कह सकते हैं बीसीजी वैक्सीन जैसे लगाते हैं वैसे ही इसका तरीका रहेगा, वैसे ही इसको लगाते हैं, वैसे ही उसी टाइम आप इसको लगा देते हैं। यानी बीसीजी वैक्सीन भी एट बर्थ लगाते हैं, अर्ली एज पॉसिबल लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी सेम एज वैसे ही लगाते हैं जैसे बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, यानी एट बर्थ लगाते हैं और अर्ली एज अर्ली पॉसिबल लगाते हैं। या फिर कह सकते हैं अपन कि विद इन 24 आवर इसको लगाते हैं। कब लगाते हैं? विद इन 24 आवर लगाते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन कब लगाते हैं? याद रखें, एट बर्थ लगाते हैं, जितना पॉसिबल हो सके लगा देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखने का है कि आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ
द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नॉट बी यूज्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 24 आवर के विद इन लगाना है। अगर 24 आवर के विद इन ये नहीं लगा पाए, 24 आवर के अंदर नहीं लगा पाए, तो फिर इस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 24 आवर के अंदर अंदर लगाया जाना है। अगर नहीं लगा पाए तो फिर इसको लगाते भी नहीं है। ठीक है, याद रहे ये पॉइंट भी आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कितना डोज इसका लगाते हैं। तो इसका डोज लगाते हैं 0.5 ml डोज लगाते हैं। लिक्विड फॉर्म में ये अवेलेबल हैं। इसके रिगार्डिंग आपसे याद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना डोज होता है हेपेटाइटिस बी का, तो आपका आंसर होगा 0.5 ml होगा। रूट कौन सा होगा, दैट IM रूट होगा। कौन सा रूट होगा, IM रूट होगा। साइट कौन सी होगी, तो एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई। जो थाई होती हैं उसका कौन सा एस्पेक्ट आपको लेना है, एंटीरियर और लेटरल थाई। ठीक है, आपकी ये जो दो थाई हैं इस तरीके से, कौन कौन सा पार्ट, एंटीरियर यानी फ्रंट सरफेस वाला आपको लेना है और लेटरली लेना है, यानी इस साइड पर आपको लगाना है। ठीक है, इस साइड पर आपको लगाना है। कौन सी थाई पर लगाना है वो भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्ट थाई पर लगाया जाता है। ठीक है, याद रखना है यहाँ से आपको क्वेश्चन, लेफ्ट थाई पर आपको वैक्सीन लगाना होता है, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। और थाई कौन सी, लेफ्ट थाई पर लगाते हैं। साइट मैंने आपको बताया, रूट मैंने आपको बताया, साथ ही डोज मैंने बताया और कब लगाते हैं, विद इन 24 आवर इसको लगाते हैं। अगर 24 आवर नहीं लगा पाए तो फिर इस वैक्सीन को लगाते ही नहीं है। तो एज लिमिट पूछा जा सकता है, तो 24 आवर इसका एज लिमिट हो सकता है, एज लिमिट होता है और आपको यही आंसर बताना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने 2 वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा, BCG वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अपन ने टिटेनस टॉक्सोइड के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं OPV वैक्सीन। OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की देखें 2 वैक्सीन आती हैं पोलियो की। पहले तो सिंगल वैक्सीन आती थी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन आती थी, लेकिन अभी 2015 से एक वैक्सीन और ऐड हो चुकी हैं ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ ही। ये भी पोलियो की है, बट इसको ओरली नहीं देते हैं। और कैसे देते हैं, इंजेक्टेड करते हैं, यानी इनएक्टिव फॉर्म ये है, यानी कह सकते हैं किल्ड ये वैक्सीन है। यानी OPV तो कैसी हैं, लाइव वैक्सीन है, और IPV दैट इज़ किल्ड वैक्सीन, और इसको इंजेक्टेड किया जाता है। और 2015 यानी 2015 में इसको ऐड किया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। जो OPV होती हैं दैट इज़ सेबिन वैक्सीन, और IPV होती हैं यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दैट इज़ साक वैक्सीन। दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आगे आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे अपन डिस्कस करते हैं OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन्स के बारे में। ओरल पोलियो वैक्सीन्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर अभी अपन ने देखा कि 2 टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, एक OPV होती है, एक IPV होती है। OPV लाइव होती है और IPV किल्ड होती हैं, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे अपन इसके डोज के रिगार्डिंग बात करें तो इसकी जो डोज होती है, इसकी जो डोज होती हैं वो होती हैं, फर्स्ट वन जो डोज है इसकी 0 डोज। ठीक है, फर्स्ट वन जो डोज इसकी दी जाती है दैट इज़ 0 डोज, और ये कब देते हैं, एट बर्थ देते हैं, यानी बर्थ से लेकर 15 दिन तक ये अपन दे सकते हैं। यानी एट बर्थ जैसे BCG दिया वैसे ही इसको भी दे सकते हैं। अगर उस टाइम नहीं दे पाए तो 15 दिन के अंदर अंदर जो 0 डोज वैक्सीन होते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अपन नेक्स्ट डोज के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले आपको मैं रूट बता देता हूँ पहले कि वो रूट क्या होता है इसका। तो रूट आप सबको पता है ओरली देते हैं। ठीक है, रूट क्या होता है, पोलियो वैक्सीन्स का जो रूट होता है वो ओरल होता है, और ओरल के अंदर जो डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप्स देते हैं, यानी 2 बूंद आपने दिया होगा, आपने देखा होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आप गए होंगे, एट कॉलेज टाइमिंग में आप गए होंगे, तो याद रखना है कितना डोज होता है, 2 ड्रॉप आप लगाते हैं, 2 ड्रॉप आप पिलाते हैं, ओरली इसको देते हैं। और ये फ्रीजर वैक्सीन है, यानी इसका जो टेम्परेचर है इसको टेम्परेचर पर रखते हैं, कितने टेम्परेचर पर, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रहे एवरेजन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। आपने देखा होगा, आपने जब भी वैक्सीनेशन करवाने गए थे आप, तो आपको एक
वैक्सीन कैरियर बॉक्स दिया जाता था, उसके अंदर आइस पैक वगैरह होते थे और डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में इसको रखते थे, यानी ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखना होता है, अदरवाइज ये क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो उसको आपने देखा होगा, ऐसी जो वायल आती थी उसके ऊपर एक मॉनिटर भी लगा देता था और उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसा एक राउंडेड सर्किल रहता था और उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना रहता था, आप सबने देखा होगा। और उसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर आपको एक इमेज भी डाला था और उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ा भी होगा और याद भी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप याद रखें, जो पोलियो वैक्सीन है उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं और इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है, डोज होता है वो 2 ड्रॉप्स होता है, यानी 2 बूंद पिलाते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे ही पोलियो यानी कि पोलियो ड्रॉप्स आप पिलाते हैं तो हाफ एन हावर यानी 30 मिनट्स नथिंग बाय माउथ, यानी माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं देते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, जनरली आप याद रखना है। बट इसके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है कि ड्रॉप पिलाने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद कितना टाइम बाद आपको उसको ओरली अलाउ करना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट नॉर्मली आप याद रखें हाफ एन हावर की बोला जाता है कि कुछ भी नहीं दे बेबी को, कुछ भी नहीं पिलाए, कुछ भी नहीं खिलाए, केवल आप ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा सकते हैं। बाकी सब मना करते हैं। बाकी ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, तो इसके रिगार्डिंग आप याद रहे या नहीं रहे, बट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो 0 डोज अपन ने देखा, इसके बाद रूट अपन ने देखा, उसके अलावा डोज अपन ने देखा, और उसके बाद इसका फर्स्ट डोज है जो कि कब देते हैं। 0 डोज कब दिया, एट बर्थ दिया, यानी 15 दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट डोज है यानी OPV का फर्स्ट डोज है वो 6 वीक पर दे सकते हैं, यानी कह सकते हैं 1.5 मंथ पर फर्स्ट डोज देते हैं। 6 वीक आप याद रहे, ये इजीली आपको याद रहेगा। उसके बाद 10 वीक पर देते हैं, यानी मैंने कहा था 4 वीक का डिफरेंस होना चाहिए, आप देख सकते हैं 4 वीक का जनरली डिफरेंस रखना है। उसके बाद थर्ड डोज इसका देते हैं, यानी OPV का थर्ड डोज है वो 14 वीक पर देते हैं। और मंथ में आप याद रखें तो मंथ आपके सामने है, पहला जो डोज है वो 1.5 मंथ है, सेकंड डोज है 2.5 मंथ है, और जो थर्ड डोज हैं वो 3.5 मंथ है। याद है, बाकी आपका वीक अच्छी तरीके से याद रहेगा। फर्स्ट डोज 0 डोज आपको देना है एट बर्थ पे, उसके बाद फर्स्ट डोज देना है 6 वीक पर, सेकेंड डोज देना है 10 वीक पर, थर्ड डोज आपको देना है 14 वीक पर, और उसके बाद आपको आगे याद रखना है। उसके बाद इसका बूस्टर डोज वगैरह देते हैं, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। बाकी ये बेसिकली जो 3 डोज अपने दिए हैं वो याद रखें। पहले 0 डोज देंगे, पहले कौन सा डोज, 0 डोज देंगे, 0 डोज के बाद फर्स्ट डोज देंगे, फिर सेकंड डोज देंगे, फिर थर्ड डोज देंगे। 0 डोज एट बर्थ देंगे, सेकंड डोज है 6 वीक पर देंगे, और 0 डोज के बाद फर्स्ट डोज देंगे 6 वीक पर, सेकंड डोज देंगे 10 वीक पर, और थर्ड डोज देंगे 14 वीक पर। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम इंटरवल बिटवीन डोज, यानी 2 डोज आप दे रहे हैं तो 2 डोज के बीच में आपको मिनिमम कितना इंटरवल देना है। दैट इज़ योर आंसर 4 वीक। मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बताया है, इस सेशन के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ, कम से कम 4 वीक का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 4 वीक का इंटरवल होना चाहिए 2 सेम डोज के बीच के अंदर। यानी 2 सेम डोज आप दे रहे हैं उसके अंदर कितना इंटरवल रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 वीक तो होना ही होगा, यानी 4 वीक तो आपको इंटरवल रखना ही होगा। और यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसका जो एज लिमिट होता है, यानी मैक्सिमम जो एज लिमिट इसका होता है वो आपको याद रखना है। मैक्सिमम जो इसका एज लिमिट होता है वो होता है OPV वैक्सीन का एज लिमिट होता है, आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा। और जब आप वैक्सीनेशन के लिए गए होंगे वैक्सीन कैरियर को लेकर, तो आपसे कहा होगा कि 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन को ही पोलियो की ड्रॉप पिलानी है। कितना, 0 to 5 ईयर। 0 किसको इंडिकेट करेगा, दैट इज बर्थ को इंडिकेट करेगा, और 5 ईयर तक ड्रॉप अलाउ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो पोलियो वैक्सीन है वो कवर करता है, तो आपका आंसर होगा 0 to 5 ईयर
चिल्ड्रन, 0 to 5 ईयर्स चिल्ड्रन को वो कवर करता है। और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने टिटनस के बारे में बात की। प्रेग्नेंट लेडी को जो टिटनस टॉक्सोइड लगाया जाता है वो 2 डोज लगाते हैं। एक स्टार्टिंग में लगाते हैं जैसे ही डिटेक्शन होता है, एक उसके 4 वीक बाद यानी 1 मंथ के बाद लगाते हैं। उसके अलावा अपन ने डिस्कस किया BCG वैक्सीन, यानी इन्फेंट के अंदर BCG वैक्सीन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस B वैक्सीन को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया पोलियो वैक्सीन्स को। और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आज की सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। रिमेनिंग जो वैक्सीन्स है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ले लेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको ले लेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डिंग है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि उससे आप जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उसको देख पाएंगे और जो भी अपडेट्स आता है वो आप तक पहुंच सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी PDF वगैरह नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल कराया जाए वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।